अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक एंजॉय। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा चौथा यूनिट, जिसका नाम है बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आप डाटा स्ट्रक्चर तो नहीं, उसका नाम बेसिकली यूनिट क्या है, डाटा एंड इंटरप्रिटेशन। तो हम ये देखेंगे कि डाटा जो है अब वो किस किस हालत में हमारे पास होता है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो यूँ होती है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। एक चीज़ आपको बताऊँ कि हर लैंग्वेज जो होती है, चाहे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो सी लैंग्वेज है, चाहे वो GW बेसिक है, चाहे बेसिक है, चाहे कोई और लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज जो है उसके पास मुख्तलिफ किस्म के डाटा स्ट्रक्चर उसमें रखने की, उसमें स्टोर करने की सलाहियत अब ये जो है ये मौजूद होती है। तो ये जो सलाहियत है डेफिनेटली हम जो लैंग्वेज इस वक्त कर रहे हैं यानी सी लैंग्वेज कर रहे हैं इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। डाटा स्ट्रक्चर जो है ये जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ नजर भी आ रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। यानी हम यूं कह सकते हैं, इसको अगर हम सिंपलीफाई करें कि डाटा स्ट्रक्चर जो है एक ब्लॉक है, एक ऐसा कंटेनर है जहां पर हम डेटा एक खास तरतीब के साथ रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इसको यूं भी कह सकते हैं जैसे हर घर में एक स्टोर होता है, तो स्टोर के अंदर चीजें रखी जाती हैं। अब घर वालों की मर्जी होती है वो जिस तरतीब से रखें, जैसे मिसाल के तौर पर सर्दियां आती हैं तो गर्मियों वाले कपड़े जो है वो स्टोर में रख दिए जाते हैं खास तरतीब के साथ। ठीक है, और इसी तरह से जब गर्मियां वापस आती हैं तो सर्दियों वाले कपड़े जो हैं उनको गर्मियों वाले वो निकाल लेते हैं और उस स्टोर के अंदर सर्दियों वाले रख देते हैं। तो यही एक स्टाइल जो है ये डाटा स्ट्रक्चर का जो है किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो हमारा यूनिट है ये डाटा एंड इंटरप्रिटेशन वाला, इसके अंदर हमारे पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास इसमें अवेलेबल है उसका नाम है अरे। अरे की बात अगर हम करें तो हम यूं कहेंगे कि ये जो है ये अरे की डेफिनेशन एक छोटी सी कि अरे है क्या। ठीक है जी, अरे जो है कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो एक जैसी डाटा टाइप की मल्टीपल आइटम्स, काफी ज्यादा आइटम, एक से ज्यादा आइटम्स एक जैसी डाटा टाइप की उनको अपने पास स्टोर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंटीजर टाइप डाटा लेना है, यानी ऐसा आपको अब आपको ये सारा पता चल गया होगा कि इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर ऐसे डाटा को कहते हैं जो न्यूमेरिक हो और बगैर इशारिया के हो। तो इंटीजर टाइप डाटा रखना है और एक से ज्यादा आइटम स्टोर करनी है तो वो हम अरे के साथ कर सकते हैं। अब अगर आपने रियल टाइप डाटा लेना है यानी इशारिया वाला डाटा लेना है, ऐसा डाटा जिसमें इशारिया इन्वॉल्व हो तो न्यूमेरिक डाटा, लेकिन इशारिया इन्वॉल्व हो उसमें, तो उसको कहा जाता है रियल टाइप डाटा। तो सी लैंग्वेज के अंदर उसकी एक कैटेगरी है, ये एक डाटा टाइप है जिसको हम कहते हैं फ्लोट। फ्लोट ये काम करती है कि वो इशारिया वाले डाटा को अपने पास स्टोर करती है। तो अगर आपने मल्टीपल आइटम्स, एक से ज्यादा आइटम्स या काफी सारी आइटम्स फ्लोट डाटा टाइप की स्टोर करनी है तो उनके उसको लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम अरे को यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली इसका यूजेज है कहाँ पे, ठीक है ना। हम यूं कह सकते हैं कि यूजेज ऑफ अरे, तो इसका यूजेज जो है वो ज्यादातर जो है वो आम तौर पर होता है, एक तो सॉर्टिंग में होता है और दूसरा इसका यूजेज होता है सर्चिंग के अंदर। ठीक है, जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो आपने उस में डाटा आइटम्स की तरतीब देनी है, उसको तरतीब से रखना है। तो उसके लिए हम सॉर्टिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जब काफी सारी डाटा आइटम्स हैं, काफी सारा डाटा है और उस डाटा में से अब हमने कुछ डाटा जो है कुछ ढूंढना है, कुछ तलाश करना है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये क्या किया हमने, ये उसको सर्च कर लिया। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने हम कह सकते हैं एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है, कोई सनती यूनिट है,
उस सनती यूनिट के अंदर जो लोग जितने भी मौजूद हैं उन तमाम लोगों को हमने उनका डाटा एंटर करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। और अगर फर्ज करें वो एक फैक्ट्री, वो सनती यूनिट जो है 3 शिफ्टों में चल रहा है, तो उसकी 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चल रही हैं, तो हर शिफ्ट जो है उसके अंदर एक वक्त में 100-150 मुलाजिम मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप तकरीबन कोई एक 150 और 150 के हिसाब से कुछ 450 लोगों का डाटा हमें एंटर करना होगा, ठीक है? 450 लोगों का हम डाटा एंटर करेंगे। अब 450 लोगों का जब डाटा आपने एंटर किया, प्रोग्राम बनाया, सारा काम किया, तो अगर तो हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, यानी अरे अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें ये करना होगा कि जनाब उसमें हम ये करेंगे कि उसके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो अब 450 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे हमें, जिसमें फर्ज करें अगर हमने नाम रखना है स्टूडेंट्स को, सॉरी एम्प्लॉयज का नाम स्टोर करना है, तो 450 नाम के वेरिएबल देने पड़ेंगे। अगर हमने उनके जो कोई फैक्ट्री ने कोई नंबर दिया हुआ है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह का दिया हुआ है, वो करने हैं, तो फिर हमें 450 वो रखने पड़ेंगे। और अगर उसके साथ अगर उनकी सैलरी है या इस तरह से, तो जो जो भी डाटा एक एम्प्लॉय का हमने रखना होगा, तो चूंकि 450 एम्प्लॉय हैं, तो हर डाटा के लिए हमें 450 वेरिएबल ही चाहिए होंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से तो ये फिर अगर हम यूं बात करें कि लाइनों के हिसाब से, प्रोग्राम के साइज के हिसाब से बात करें, तो फिर तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बन जाएगा सिर्फ डाटा एंटर करने के लिए ही। यानी मिसाल के तौर पर आपने एम्प्लॉय का नाम लेना है, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन लेनी है, आपने उसकी सैलरी लेनी है, सिर्फ हम 3 चीजें लेना चाहते हैं, तो हमें तकरीबन 12-1300 डाटा आइटम्स यानी 12-1300 वेरिएबल डिक्लेयर करना होंगे। अब ये वेरिएबल जो हैं डिक्लेयर करेंगे, फिर उनमें डाटा स्टोर करेंगे, फिर printf स्कैनफ चलाएंगे, और इस तरह से तो ये काम जो है ये तकरीबन चला जाएगा कोई 150-200 लाइनों पे। यानी अभी हमने किया क्या है? अभी हमने सिर्फ डाटा एंटर ही किया है, हमने कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ डाटा एंटर किया है, तो हमें 150-200 लाइनें जो है वो सर्व करनी पड़ गई। तो उसके बाद जब इसमें कोई फर्दर ऑपरेशन करेंगे, मिसाल के तौर पर उनमें से किसी को हम किसी का डाटा फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो उसके लिए तो और ज्यादा टाइम चाहिए होगा। तो इसलिए फिर ये अरे जो है ये यहाँ पे हमें सपोर्ट करता है कि ये बजाय इसके कि हम ये काम 450 वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला काम या 12-1300 वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला काम हम 300-400 लाइनों में करें, उसकी बजाय अरे हमारा ये काम जो है वो चंद लाइनों में, यानी 2-3-4-8-10 लाइनों में ये काम हो जाता है। और इस तरह से हमारे प्रोग्राम का साइज जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होता, जिससे प्रोग्राम जो है सफिशिएंटली चलता रहता है। अच्छा, ये तो थे इसके यूजेज। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये काम होता कैसे। तो बेसिकली जो अरे है उसके ये 3 या 4 स्टेप्स या 3 या 4 काम कह लें होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि आपने अरे को डिक्लेयर करना होता है, और दूसरा काम जो होता है जब आपने अरे को डिक्लेयर कर दिया, तो दूसरा काम ये होता है कि उसको आपने इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है? उसको कोई डाटा देना है, कोई डाटा प्रोवाइड करना है, ठीक है? और तीसरा काम फिर जो आप इसमें अरे के साथ कर सकते हैं, मतलब वो ये कि उसको डाटा को अरे के अंदर इनपुट कर दें, इनिशियलाइज करवा दें, तो वहीं पे मिल गया। और अगर इनिशियलाइज नहीं करवाते, दूसरे स्टेप पे हम नहीं जाते, तो हम तीसरे स्टेप पे चले जाते हैं। हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी डाटा हम, या यूं कह लें, इनपुट डाटा इनटू एन अरे यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, हम यूं कह सकते हैं यूजिंग स्कैनफ स्टेटमेंट, ठीक है ना? और इसी तरह से आउटपुट डाटा फ्रॉम एन अरे यूजिंग printf स्टेटमेंट। ये scanf और printf स्टेटमेंट जो हैं इनको हम पढ़ चुके हैं, ये सारा काम कर चुके हैं पहले इन पे। तो अरे डिक्लेरेशन कैसे होती है? अब हम पहले तो ये देख लेते हैं कि अरे डिक्लेरेशन कैसे होती है। जब भी आपने अरे डिक्लेयर करनी होगी, तो सबसे पहले हमें ये देनी होगी उसकी डाटा टाइप, कि ये अरे जो होगी ये किस तरह की होगी, कौन सा डाटा ये रखेगी अपने पास। फिर दूसरे स्टेप के तौर पर, या दूसरे मतलब आप यूं कह सकते हैं काम के तौर पर, हमने क्या करना होता है
अरे का नाम देना होता है कि इसके बाद हमने बताना है डेटा टाइप के बाद अरे का नाम क्या है। नाम देने के बाद हमने ये स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और फिर अरे का हमने बता देना है साइज कि ये जो अरे होगी इसका साइज कितना होगा, यानी ये कितना डाटा ये या कितने वेरिएबल्स इसके ये रखेगी अपने पास। इसको कहते हैं क्या, ये हमने क्या कर लिया, डाटा सॉरी अरे जो है उसको डिक्लेयर कर दिया। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको साथ यहाँ पे ही दे देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर इंट डाटा टाइप हमने रखी इंट, और हम कह देते हैं जी कि हमने इसमें क्या रखना है, इसमें स्टूडेंट्स के रोल रखने हैं या रोल नंबर रखने हैं। तो हम नाम इस तरह से अरे नेम दे देते हैं रोल नंबर, और ब्रैकेट के अंदर इसमें ये ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। वो तो सिर्फ सिंटेक्स के लिए मैंने ऊपर वाली ब्रैकेट आपको बताई, इसमें ये ब्रैकेट इस्तेमाल होगी। तो बल्कि हम यूं करते हैं सिंटेक्स में भी वही कर देते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये यूं, ठीक है, इंट रोल नंबर, और फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ एक क्लास के हमने सारे रोल नंबर देने, और वो क्लास है फर्ज करें 40 लोगों की, तो हम ये 40 डिक्लेयर कर लें। ठीक है, तो यूं ये हमने क्या किया, ये एक हमारी अरे डिक्लेयर हो गई, और इस अरे का नाम हमने रख दिया रोल नंबर, और टाइप है इसकी इंटीजर, और साइज इसमें आ गया जी 40। अब ये जो 40 है बेसिकली ये एक्चुअली 41 है, 41 है। ठीक है, अब आप कहेंगे 41 क्यों है, क्योंकि अरे हमेशा जो स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ये नहीं होता कि अरे जो है वो वन से स्टार्ट, अरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं अरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, जिसको हम कहेंगे कि ये पहला एलिमेंट है, दूसरा फिर वन, फिर थ्री, टू, फिर थ्री, फिर फोर। इस तरह से अरे का जो आखिरी एलिमेंट होगा वो 40th होगा, तो वो एक्चुअली अगर हम काउंट करें तो वो 41st बन जाएगा, क्योंकि वजह क्या है, हमने शुरू कहाँ से किया है, जीरो से किया हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास था इसका अरे को डिक्लेयर करने का काम। अगला आ जाता है स्टेप हमारे पास कि अब हमने अरे को इनिशियलाइज करवाना है। इनिशियलाइज का मतलब होता है अरे को कोई एक जानी पहचानी वैल्यू दे देना, स्टोर करवा देना, इसको कहते हैं, ये हमने क्या किया, इनिशियलाइज करवा दिया। हम यूं कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसी को मैं रखूं इंट रोल और अंडरस्कोर नंबर, और उसके बाद इक्वल साइन, और उसके बाद ये मिड ब्रेस हम स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें हमने डिफरेंट डाटा स्टोर करना है, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए कोई हम जाना पहचाना डाटा आइटम दे देते हैं, तो इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि इन सब को हम 0 0 दे दें। ठीक, लेकिन सॉरी यहाँ पे मैं साइज भूल गया, फर्ज करें इसका साइज हम रख देते हैं 7। तो हम यूं भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 हमने 8 जो है ये 0 दे दिए। ये हर एलिमेंट को क्या मिल गया, एक एक 0 जो है उसको इनिशियलाइज हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इनको हम कोई एक साथ साथ जो है जानी पहचानी वैल्यू दे दें। मिसाल के तौर पर इंट रोल नंबर और फर्ज करें 7 और इक्वल टू दे के, और यहाँ पे हम क्या करें, इनको जानी पहचानी वैल्यू दे दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इतने दे सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जितने भी अरे के एलिमेंट होते हैं इन सब को इनिशियलाइज करवाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, इनको इनिशियलाइज करवाना जरूरी नहीं होता। हाँ, ये होता है कि आप उसमें से 7 या 8 की अरे रखी तो 5 डिक्लेयर, 5 यूज उसको कर लें, 4 कर लें, 3 कर लें, 7 कर लें, जितने करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वक्त मैंने इस एग्जांपल के अंदर 7 वेरिएबल जो हैं उनको इनिशियलाइज करवा दी। आप अकेले अकेले को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी सिर्फ मुझे एक उसको इनिशियलाइज करवाना है, एक एलिमेंट को इनिशियलाइज करवाना है पहले को, तो उसमें मैं यहाँ पे डाटा रख देता हूँ जी 12, ये पहले एलिमेंट का डाटा आ गया। फिर इसी तरह से दूसरे का रखा जा सकता है रोल अंडरस्कोर नंबर और सब 1 और इक्वल टू दे के हम उसका डाटा दे देते हैं। ठीक है ना, हम यूं भी ये तरीका कार भी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से भी हम चाहें हम ये काम कर सकते हैं।
ये था हमारा आज का एक छोटा सा काम, जिसमें हमने ये देखा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमारे पास इस वक्त सिलेबस के अंदर या हमारे पास इस बुक के अंदर अरे जो है एक डाटा स्ट्रक्चर मौजूद है। हमने देखा कि अरे क्या होती है, और फिर हमने देखा कि अरे के इस्तेमालात यानी यूजेज क्या क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि अरे को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि यही काम हम कोड ब्लॉक के अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।